डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का रूल क्या बोलता है? ये बोलता है अगर किसी क्लोज कंटेनर में, किसी क्लोज बॉक्स में टू और मोर, दो या दो से ज्यादा अनरिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट है। अनरिएक्टिव मतलब जो आपस में रिएक्शन नहीं करेगी। अगर किसी क्लोज कंटेनर में, किसी क्लोज बॉक्स में टू और मोर अनरिएक्टिव गैसेस है, ठीक है, तो गैसेस के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। क्या बोला मैंने? अगर किसी बॉक्स में दो या दो से ज्यादा अनरिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट है तो उस गैसेस के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर मान लो इस बॉक्स में तीन गैसेस हैं, ए बी सी, ठीक है, ए का पार्शियल प्रेशर मतलब इस मिक्सचर में गैस ए जो है उसका प्रेशर, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो कितना है? पी ए। बी का पार्शियल प्रेशर कितना है? पीबी। और सी का पार्शियल प्रेशर अगर कितना है? पीसी। तो इस बॉक्स में जो तीनों गैसेस का ये मिक्सचर है इसका टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर P इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC। यही क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर मान लो किसी क्लोज कंटेनर में दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू अनरिएक्टिव गैसेस आर प्रेजेंट, देन total pressure of the mixture is equal to sum of the partial pressure of each gas। हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल क्या हो जाएगा? इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर। इसे ही क्या बोलते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अरे आगे बात समझ में, तो लिखो इसका स्टेटमेंट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट लिखो। if two or more unreactive gases, if two or more unreactive gases are present in a closed box, then total pressure of the gaseous mixture, is equal to the sum of total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure of each gas। आगे बात समझ में? एक क्लोज कंटेनर में दो या दो से ज्यादा अनरिएक्टिव गैसेज है, तो अनरिएक्टिव गैसेज मिक्स की हुई है, क्लोज कंटेनर मतलब मिक्सचर है, तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, उनके सम के इक्वल होगा। अरे क्लियर है बात? सिंपल सी बात है। मान लो इस क्लोज कंटेनर में, ये रूम अपना क्या है? क्लोज कंटेनर में, इसमें मैंने तीन गैसेज भर दी अलग अलग जो रिएक्शन नहीं कर रही है, गैस ए बी और सी। तो टोटल जो गैसेज का प्रेशर होगा इस रूम में वो ए के प्रेशर प्लस बी के प्रेशर प्लस सी के प्रेशर के इक्वल होगा। इसे क्या बोला? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोला। क्लियर? अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? अगर मान लो किसी एक क्लोज कंटेनर में तीन गैसेस ए बी सी है, उनके पार्शियल प्रेशर रेस्पेक्टिवली पी ए पी बी पी सी है, तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर पी इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होगा। क्लियर? तो लाइन चेंज करके लिखो, लेट A, B and C, let A, B and C are three unreactive gases. Let A, B and C are three unreactive gases
present in a closed box, present in a closed box. If total pressure of mixture, if total pressure of mixture is P, total pressure of mixture is P, then mathematically P is equals to PA plus PB plus PC. P is equals to PA plus PB plus PC. क्लियर? कर लिया नोट? ये बॉक्स भी बना लेना. रिमेंबर दैट PA is equals to partial pressure of A. PA क्या है? गैस A का पार्शियल प्रेशर. PB क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B. PC क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C. PA, PB, PC किसको बोला है अपन ने? रेस्पेक्टिवली A, B एंड C के पार्शियल प्रेशर्स को बोला. Calculation of partial pressure. Calculation of partial pressure. जो गैसियस मिक्सचर में गैसेस प्रेजेंट है, तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर अपने को कैलकुलेट करना हो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पर अपन. सिंपल सा ध्यान दो. सपोज एक कंटेनर में 3 गैसेज है, A, B एंड C. गैस A का पार्शियल प्रेशर मैंने कितना बोल दिया? PA. गैस B का पार्शियल प्रेशर मैंने कितना बोल दिया? PB. एंड गैस C का पार्शियल प्रेशर मैंने कितना बोल दिया? PC. क्लियर है? एक अब अपन एक इक्वेशन जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT. एक इक्वेशन जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT. यहाँ से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकालूंगा गैस A के लिए, तो देखो PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NaRT अपॉन V. अरे किस तरीके से निकाला? PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, जानते हो. अगर मैं एक क्लोज बॉक्स की बात कर रहा हूँ, क्लोज कंटेनर की बात कर रहा हूँ, तो क्लोज कंटेनर में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या है? कांस्टेंट है. आ रही है बात समझ में? R जो है वो सदाबहार कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. क्लियर? तो यहाँ पर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स तो वेरी कर रहे हैं. तो गैस A के लिए प्रेशर तो मैंने कितना बोल दिया? PA. एंड नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितना बोल दिया? NA. आगे बात समझ में? इसी तरीके से अगर मैं गैस B का प्रेशर निकालूं, PB इक्वल्स टू, तो वो कितना हो जाएगा? NB. R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, B कांस्टेंट. क्लियर? गैस C के लिए अगर मैं प्रेशर निकालूं PC, तो ये कितना हो जाएगा? NCRT अपॉन V. आगे बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अब सपोज टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर अगर कितना है मेरे पास में P, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PA प्लस PB प्लस PC. आ रही है बात समझ में? डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C के इक्वल हो जाएगा. वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे. ठीक है? सो फ्रॉम इक्वेशन 1, टू एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 से क्या चमत्कार हुआ? वैल्यू पुट कर देंगे. तो देखो इधर टोटल प्रेशर P इज इक्वल्स टू, PA की वैल्यू क्या हो जाएगी? NaRT/V. PB की वैल्यू क्या हो जाएगी? NBRT/V. PC की वैल्यू क्या हो जाएगी? NCRT/V. तीनों में अगर देख रहे होंगे तो एक चीज कॉमन दिख रही है. क्या कॉमन दिख रही है? RT/V, RT/V, RT/V. ठीक है? तो इस RT/V को क्या कर देंगे? कॉमन रख देंगे. ध्यान दो इधर, वैल्यू पुट करोगे तो देखो Na प्लस NB प्लस NC, ये तो आ जाएगा एक साथ.
अरे आ रही है बात समझ में? क्या किया मैंने, पीए पीबी पीसी की वैल्यू यहाँ पुट की। जैसे वैल्यू पुट की मुझे दिख रहा है ये तीनों जगह पर आरटी बाई बी आरटी बाई बी आरटी बाई बी कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, कॉमन निकाल दिया आरटी बाई। क्लियर? कोई तकलीफ? क्लियर? इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मैंने क्या बोला है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है। तो पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन करने के लिए सपोज मैं गैस ए के लिए पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में? तो देखो इधर इसके बाद में ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखो इधर डिवाइड करने पे क्या होगा, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करोगे, पीए बाई पी। अरे एलएचएस इसका पीए इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 4 का एलएचएस कौन है, पी, तो पीए बाई पी। आरएचएस में देखो आरटी बाई बी आरटी बाई बी उड़ गया। अरे ये बात समझ में? अरे आरटी बाई बी आरटी बाई बी कैंसिल, ऊपर एन ए नीचे ये, ऊपर एन ए नीचे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो क्या बचेगा, देखो ऊपर एन ए नीचे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, आर टी बाई बी से आर टी बाई बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लिख के काट दो। क्लियर? अब देखो यहां पर पी ए बाय पी, इस पूरी टर्म को, ये जो टर्म है ना एन ए बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इसको क्या बोला गया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपन एक्स ए। क्या बोल दिया मैंने, इसको एक नई टर्म नाम दे दी, क्या बोल दिया, एक्स ए। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर। गैस का पार्शियल प्रेशर एक्स ए और टोटल प्रेशर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पर एक्स ए मैंने किसको बोला, यहाँ पर एक्स ए मैंने बोला है एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, गैस ए का मोल फ्रैक्शन। अरे आ रही है बात समझ में? एक्स ए को क्या बोला मैंने यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मोल्स ऑफ ए, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल्स को, ए लिखा हुआ है दैट मींस मोल्स ऑफ ए। ठीक है, और नीचे क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। नीचे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी जो लिखा हुआ है वो क्या है, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। मतलब किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उस गैस के मोल अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, किसी भी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का मोल फ्रैक्शन, उस गैस के मोल्स और मिक्सचर में जो टोटल मोल्स है उनका रेशियो होता है। तो यहाँ पर एक्स ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन से क्या मतलब समझोगे, किसी भी गैस के मोल को मिक्सचर में प्रेजेंट टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं तो उस गैस का क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। आ रही है बात समझ में? इस फॉर्मूला को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, ए गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर एक जनरल फॉर्मूला बनाओ तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ए के लिए ये हो जाएगा, अगर बी के लिए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो यही मेथड रहेगा। फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, Pb इज इक्वल्स टू एक्स बी आ जाएगा, टोटल प्रेशर इट इज रहेगा। सी के लिए अगर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो Pc आ जाएगा, XC आ जाएगा, टोटल प्रेशर वही रहेगा। मतलब अगर जनरल फॉर्मूला में बनाओ तो देखो इधर जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो किसी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, Pi, वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर के मल्टीप्लिकेशन
इक्वेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या बोला मैंने, अगर किसी गैसियस मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का तुम्हें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के इक्वल होता है। आगे बात समझ में, इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है, ये अपना जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको अभी अपन थ्योरेटिकली भी लिखेंगे। अब अपने को क्या करना है, टॉपिक डाल लिया, इस टॉपिक को डालने के बाद में जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखो, टॉपिक डाल लो और टॉपिक के बाद में जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखो। ये बाद में लिखेंगे, पहले मैं कुछ उसके ऊपर की लाइंस लिखा हूं। लिखो, let ABC, let ABC are three unreactive gases. Let ABC are three unreactive gases present in a closed container, present in a closed container at the condition of constant temperature and volume, at the condition of constant temperature and volume. If PA, PB, PC and NA is called NA, NB and NC, NA, NB and NC are the partial pressure and number of moles, are the partial pressure and number of moles of A, B, C, of A, B, C respectively. A, B, C respectively. Then के बाद में डैश और नेक्स्ट लाइन से यहां से नोट करोगे। देन PA is equals to NART by D, PB is equals to NBRT by D, PC is equals to NCRT by D. क्लियर। अब अगर अपन एक जनरल फॉर्मूला बनाए किसी भी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का, तो वो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दो इधर। अगर जनरल फॉर्मूला में लिखना चाहूं यहां पर तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दो इधर। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। किसी भी गैसियस मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने का ये एक जनरल फॉर्मूला होगा। क्या होगा, partial pressure of a gas
इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? इसको भी नोट कर लो साथ के साथ, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया अपना। इसी को मैंने लिखा है, किसी गैस का प्रेशर उसको पीआई बोल दिया, मोल फ्रैक्शन को एक्सआई बोल दिया और इनटू पी बोल दिया, ये लिखा है। ये चीज नोट कर लो। उसी के नीचे टॉपिक के नीचे नोट करके लिखो, जनरली gases are collected above water surface so some amount of moisture ब्रैकेट में वाटर वेपर्स कर सकते हो, some amount of moisture ब्रैकेट में वाटर वेपर्स are also present in it, if we want to calculate partial pressure of dry gas, then we have to subtract aqueous tension or vapor pressure of water. We have to subtract aqueous tension or vapor pressure of water. That is, क्या बोला मैंने? जनरली गैसेस जो है वो सी लेवल वाटर लेवल के ऊपर कलेक्ट की जाती है, इसलिए उसमें कुछ पार्ट मॉइस्चर का प्रेजेंट होता है। अगर अपन किसी भी गैस का ड्राई फॉर्म में पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? वाटर का जो एक्वस टेंशन है या वाटर का जो वेपर प्रेशर है उसको लेस करना होगा, किसमें से? जो मॉइस्चराइज्ड गैस है उसके प्रेशर में से। तो पी ड्राई मतलब ड्राई फॉर्म में गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चराइज्ड जो गैस है जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है उसके प्रेशर में से किसको लेस करना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। या इसकी जगह एक्वस टेंशन भी लिख सकते हैं, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। क्लियर? अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, अपन ने, है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स अपन ने नहीं पढ़े थे, तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक डाल लो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन ने देखी थी, उसी में एक टॉपिक डाल लो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? टॉपिक डाल लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है, क्या बताया था? जब भी हाइड्रोजन एटम तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की क्या आ जाता है? बीच में आ जाता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होगी।
तो पार्शियल नेगेटिव इस पे आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और मोलैक्युलर नेगेटिव एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, जिसे ही क्या बोला जाता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला टाइप होता है इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड टाइप होता है इंट्रा मोलेक्युलर। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड वन इज इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल सा है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग मोलेक्यूल्स के बीच में होती है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग मोलेक्यूल्स के बीच में सेपरेट मोलेक्यूल्स के बीच में होती है, तो उसको तो क्या बोला जाता है, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी पर्टिकुलर मोलेक्यूल में ही होती है, किसी पर्टिकुलर मोलेक्यूल में ही होती है, मतलब मोलेक्यूल के अंदर ही होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, इंटरमोलेक्युलर, इंट्रामोलेक्युलर। इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेपरेट मोलेक्यूल्स के बीच में होती है, अलग अलग मोलेक्यूल्स के बीच में होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक पर्टिकुलर मोलेक्यूल में ही होती है, तो उसे क्या बोलोगे, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख लो, there are 2 types of hydrogen bonding. There are 2 types of hydrogen bonding. There are 2 types of hydrogen bonding. First one, intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. इसमें लिख लो फर्स्ट वन इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी में नोट कर लो, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड, when hydrogen bonding is found between separate molecules, when hydrogen bonding is found between separate molecules. क्लियर? तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे बेटा, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है दुनिया भर में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पानी, देखो इधर HOH, next one HOH, next one HOH, next one HOH, here HOH। देखो इधर ये हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ये हाइड्रोजन। अलग अलग सेपरेट, एक सेपरेट H2O मॉलिक्यूल है और दूसरा सेपरेट H2O मॉलिक्यूल से, 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसे क्या बोलोगे, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अलग अलग अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। देखो इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो जब सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। क्लियर? नोट कर लो इसको।
सर ये वाला भी उसमें ऐड होगा कि नहीं? सेकेंड वन इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिखना है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो लिखो इसमें व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नोट करो, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग is found, when hydrogen bonding is found in an individual molecule, when hydrogen bonding is found in an individual molecule, when hydrogen bonding is found in an individual molecule, then it is said to be intramolecular hydrogen bonding. Then it is said to be intramolecular hydrogen bonding. Example, बारी किसकी आती है? एग्जाम्पल की। ध्यान दो इधर, इसको बोला जाता है बेंजीन, है ना। बेंजीन के ऊपर ये NO2 ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? नाइट्रो ग्रुप। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन NO2, और इधर प्रेजेंट है ये OH। ये हाइड्रोजन दो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आएगा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। और देखो इस एक ही मॉलिक्यूल, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, इस एक ही इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसलिए इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है बेटा? इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? इस कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। आगे जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे इस टाइप के कंपाउंड्स और इस टाइप के कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। फिलहाल डायरेक्ट याद रखना है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड।